हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में आपका वेलकम है। आज हम एंगुलर के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जिसे कहते हैं कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और इसका मैं प्रैक्टिकल भी बताऊंगा। तो जैसा कि आपको पता है कि एंगुलर इज़ द मेन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एंगुलर एप्लीकेशन। तो जो हमारा एंगुलर का एप्लीकेशन होता है वो बेसिकली बहुत सारे कंपोनेंट्स को मिलाकर बनाया जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट जब हम एंगुलर का एक एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसमें एक कंपोनेंट बनता है जिसे हम कहते हैं ऐप कंपोनेंट। तो एक कंपोनेंट बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। कंपोनेंट के अंदर डेटा होता है, डेटा लाइक कुछ हम डेटा फेच करके लाते हैं सर्विस के थ्रू, वो कंपोनेंट के अंदर होता है। इसके अंदर हम यूजर इंटरेक्शन लॉजिक के बारे में लिखते हैं। जैसे यूजर ने बटन पे क्लिक किया तो क्या डेटा सबमिट हो या कोई और एक्शन परफॉर्म हो, तो वो हम यूजर इंटरेक्शन लॉजिक में लिखते हैं जो कि कंपोनेंट में होता है। व्यू, जो HTML व्यू होता है वो भी कंपोनेंट का पार्ट होता है। और जो स्टाइल है, CSS है, वो भी एक कंपोनेंट का पार्ट होता है। कंपोनेंट बेसिकली एक प्लेन जावास्क्रिप्ट क्लास होती है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो कि ये एक कंपोनेंट है जिसका नाम क्या है, ऐप कंपोनेंट। और ये क्या है, बेसिकली एक क्लास है। ओके तो ये बेसिकली एक प्लेन जावास्क्रिप्ट क्लास होता है, लेकिन यहाँ पर एक डेकोरेटर होता है। डेकोरेटर बेसिकली क्या होता है, एक फंक्शन होता है। और कंपोनेंट किसी भी क्लास को, किसी भी प्लेन क्लास को कंपोनेंट बनाने के लिए हम कंपोनेंट डेकोरेटर यूज करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जैसे ही हमने कंपोनेंट का व्यू होता है और एक हमारा कंपोनेंट होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो तरह की फाइल्स होती है, एक हमारा व्यू होता है और एक हमारा कंपोनेंट क्लास होता है। तो कंपोनेंट क्लास से जो डेटा बैक टू व्यू वो कैसे जाता है, या फिर व्यू से कंपोनेंट क्लास में डेटा कैसे जाता है, उस डेटा को भेजने के लिए हम बाइंडिंग्स यूज करते हैं, डेटा बाइंडिंग। तो डेटा बाइंडिंग दो तरह के होते हैं हमारा, एक होता है इवेंट बाइंडिंग और एक होता है प्रॉपर्टी बाइंडिंग। तो चलिए इस इमेज से हम इसको समझते हैं। बेसिकली ये एक कंपोनेंट का एक पिक्टोरियल डायग्राम है। यहाँ आप देख सकते हो कि कंपोनेंट के अंदर एक टेम्पलेट होता है जो कि HTML होता है, एक क्लास फाइल होती है। क्लास फाइल के अंदर हम सारे क्लास को डिफाइन करते हैं। ये क्लास फाइल है हमारी, इसमें हमने क्लास को डिफाइन किया और इसके अंदर बेसिकली एक मेटा डेटा होता है। ओके कंपोनेंट डेकोरेटर के थ्रू। तो ये मेटा डेटा हो गया जिसके अंदर हम बेसिकली बताते हैं कि इस कंपोनेंट का सिलेक्टर हम क्या यूज करेंगे। इसमें जब हम इस सिलेक्टर को कॉल करेंगे तो कौन सा HTML पेज कॉल होगा और कौन सा CSS पेज कॉल होगा। तो ये हो गया हमारा मेटा डेटा। तो ये क्लास हो गया, मेटा डेटा हो गया और टेम्पलेट हो गया। अब कभी भी टेम्पलेट से क्लास में कुछ डेटा पास करना है तो हम क्या यूज करते हैं, इवेंट बाइंडिंग। ये देखिए, इवेंट क्लिक किया, यूजर ने क्लिक किया, माउस ओवर किया, वो हम कैसे भेज सकते हैं, इवेंट बाइंडिंग के थ्रू। और क्लास से जब हम टेम्पलेट की तरफ डेटा भेजते हैं उसे कहते हैं प्रॉपर्टी बाइंडिंग, जिसमें हम इंटरपोलेशन का भी यूज करते हैं। तो आने वाले वीडियोज में मैं उसको भी डिटेल में बताऊंगा। तो फिलहाल आपको ये क्लियर हो गया होगा। बेसिकली एक कंपोनेंट के अंदर टेम्पलेट होता है जो HTML के थ्रू क्रिएट होता है। मेटा डेटा होता है जिसमें मेटा डेटा का मतलब क्या हुआ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट कंपोनेंट। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन मतलब उसका सिलेक्टर कौन है, टेम्पलेट क्या है, स्टाइल क्या है। और तीसरी चीज़ क्या है, हमारी क्लास है जो कि टाइपस्क्रिप्ट में बनाई गई होती है, जिसके अंदर प्रॉपर्टीज होते हैं और मेथड्स होते हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी यहाँ पे मैंने यहाँ बनाकर दिखाया हुआ है। मेथड्स हम आने वाले एग्जांपल्स में करके देखेंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ये कंपोनेंट की क्लास फाइल कैसे होती है। ओके अब हम एक HTML एग्जांपल देखते हैं कि हम इसे कैसे एक HTML में कॉल करते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे HTML हमने क्या किया है, एक पूरा प्रॉपर HTML कॉल कर लिया है टेम्पलेट URL के अंदर। तो अगर हम चाहते हैं कि इसे इन लाइन करें, ओके तो इन लाइन HTML के लिए हम यहाँ पर देखो टेम्पलेट URL लिखा हुआ है। अब यहाँ से URL हटा देंगे, स्टाइल URLs है तो यहाँ पे स्टाइल्स कर देंगे, तो ये सिर्फ टेम्पलेट हो जाएगा और ये स्टाइल्स हो जाएगा। यहाँ पर हम सिंगल कोट के अंदर अपने HTML को लिख सकते हैं और यहाँ पर हम इसे
अपने CSS को लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास इन दो फाइल्स की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली क्या होता है कि हम इसे सेपरेट ही रखते हैं। इसका रीज़न क्या है, एक ही जगह, क्योंकि आपका HTML लर्निंग पर्पस से तो आप यहाँ से कर सकते हो, लेकिन जो आप रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स करते हो उसमें HTML भी काफ़ी बड़ा होता है, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप इसको सेपरेट करो। तो वैसे मैंने आपको बता दिया ये दो तरीके हैं जहाँ पर हम HTML और CSS को यूज कर सकते हैं अपने कंपोनेंट के अंदर। अब हम इसे कैसे, कंपोनेंट को कैसे और कहाँ यूज करते हैं, ओके। और इससे पहले कंपोनेंट बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ng जनरेट सी कंपोनेंट और कंपोनेंट का नाम। तो ये भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। वैसे पिछली वीडियो में भी मैंने बहुत सारे कंपोनेंट्स बनाए थे, हम उसी वाले एग्जांपल को कंटिन्यू भी करेंगे। अब इस ऐप कंपोनेंट को जो हमने बनाया बाय डिफ़ॉल्ट जो बन चुका है, उसे हम कॉल कहाँ करते हैं, उसे कॉल किया जाता है index.html के अंदर। देखिए, तो ये index.html है और इसके अंदर ये हमारा ऐप रूट कॉल हो गया है। इस ऐप रूट के अंदर हो सकता है दूसरे कंपोनेंट्स हम कॉल कर सकें, राइट। तो यहाँ पर हमने इस HTML के अंदर index.html के अंदर ऐप रूट को कॉल किया, जो कि रूट ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स होता है। और यहाँ इस कंपोनेंट के अंदर हमने ऐप C1 C2 C4 ये 4 कंपोनेंट्स जो हमने प्रीवियस एग्जांपल में बताए थे वो यहाँ पे कॉल किया हुआ है। तो यहाँ पे आई होप आपको ये बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे कि एंगुलर कंपोनेंट्स होते क्या है। और चलिए इसके एग्जांपल को हम देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देख सको तो बेसिकली लास्ट एग्जांपल में जब मैंने मॉड्यूल्स बताया था, उस केस में हमने उस एग्जांपल में हमने 4 कंपोनेंट्स बनाए थे। C1 C2 जो मॉड्यूल्स थे वो ऐप मॉड्यूल के अंदर थे, C1 C2, और एक हमने M1 मॉड्यूल बनाया था जिसके अंदर C3 और C4 बनाया था। और इन कंपोनेंट्स को हम ऐप मॉड्यूल के अंदर यूज कैसे कर पा रहे थे, हमने यहाँ से एक्सपोर्ट कर लिया था। और यहाँ अगर हम ऐप कंपोनेंट पे चले तो ऐप कंपोनेंट के अंदर के HTML के अंदर हमने इसे यहाँ पे कॉल कर लिया था, C1 C2 C3 और C4। तो अगर मैं इसको, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सर्व किया हुआ है, तो अगर मैं इसे लोकल होस्ट पे यहाँ पे चलाऊँ तो आप देख सकते हो कि ऐप कंपोनेंट के अंदर ये चारों कंपोनेंट्स हमने यहाँ पर कॉल कर लिए हैं। तो एग्जाम्पल को समझने के लिए कि रियल लाइफ में हम कैसे इसे यूज करते हैं, इसके लिए मैंने आपका एक टेम्पलेट उठाया हुआ है और इस टेम्पलेट को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो अगर आप देखो ये टेम्पलेट बेसिकली क्या है, ये हमने ऐप कंपोनेंट के अंदर कॉल किया है और इसके अंदर बेसिकली एक हेडर है, एक साइड बार है, एक कंटेंट एरिया है और एक फुटर है। और इसका जो CSS है मैंने यहाँ पर यूज किया हुआ है, ओके। तो ये कंपोनेंट हो गया का HTML हो गया और इस कंपोनेंट का CSS यहाँ पर हो गया। अब इसे मैं अगर रन करके देखूँ तो यहाँ पे आप देखो ये हमारा हेडर आ गया, ये कंटेंट एरिया हो गया, ये साइड बार हो गया जिसमें कुछ लिंक्स है और यहाँ पे ये फुटर हो गया। तो बेसिकली हम इसी तरीके से डिज़ाइन करते हैं अपने एंगुलर एप्लीकेशन को। और सपोज ये C1 वर्क्स जो है हमारा, इस C1 वर्क्स के अंदर हम चाहे तो इस हेडर वाले पार्ट को कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ, इस HTML को कट करता हूँ और कंपोनेंट C1 के अंदर जाकर इसके HTML में यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो अब हम देखते हैं इसका आउटपुट कैसा आता है। तो ये देखिए ये आपका हेडर यहाँ पर चला गया। अब इसका हेडर यहाँ पर इसका HTML नहीं आ रहा है, तो इसके HTML के लिए हम क्या करेंगे, इसके CSS के लिए हम क्या करेंगे, इस हेडर को यहाँ से कट करेंगे और कट करके इस C1 के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो अब इस कंपोनेंट का CSS हमने यहाँ प्लेस कर दिया है। अब हम देखते हैं, देखिए ये हमारा C1, ये C1 वाला जो हमारा कंपोनेंट है उसके अंदर ये हेडर हमारा बन गया। अब हम चलते हैं C2 की तरफ। उसी तरीके से मैं C2 C3 C4 फटाफट कर देता हूँ। अब देखिए तो ये मैंने साइड बार लिया, इसको मैंने कट किया और C2 में गया, इसके HTML में गया, पेस्ट किया और इसके बाद ऐप कंपोनेंट के CSS में साइड बार को कट किया और C2 के यहाँ पेस्ट कर दिया। उसी तरीके से हमारे ऐप कंपोनेंट में ये C3 है, ये इसको C3 इसको यहाँ से कट किया और C3 कंपोनेंट में जाकर इसके HTML में मैंने पेस्ट कर दिया और अगेन ऐप कंपोनेंट का CSS और ये कंटेंट को मैंने यहाँ से कट किया और C3 के CSS में पेस्ट किया। एंड लास्ट हमारा ऐप कंपोनेंट के अंदर ये फुटर है, इसे कट किया, C4 के अंदर गए, C4 के अंदर हमने HTML को सेलेक्ट करके पेस्ट कर दिया यहाँ पर और CSS में गए और तो सारे हमारे ये CSS कंपोनेंट वाइज स्पेसिफाई हो गए, अलग अलग जगह चले गए।
तो अब यहाँ बच गया हमारा सिर्फ ऐप कंपोनेंट, और ऐप कंपोनेंट के अंदर हमने यहाँ पे सिर्फ इन सबको कॉल कर लिया है। ओके, अब देखते हैं इसका आउटपुट कैसा आता है। तो देखिए, तो ये हमारा कंप्लीट ऐप कंपोनेंट के अंदर यहाँ C1 एंड देन आई थिंक C2, C3, C4, इस तरीके से ये चारों ऑर्डर में हमारा एक कंप्लीट एक वेब पेज क्रिएट हो गया। और इस वेब पेज के अंदर हमने बहुत सारे 1, 2, 3, 4 कंपोनेंट्स यूज कर लिए। तो देखिए, इस तरीके से हम एप्लीकेशन को डिज़ाइन करते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर होगी। और अब अगली वीडियो में मैं आपको कंपोनेंट्स के बाद डायरेक्टिव्स के बारे में बताऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।